सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के? कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। नमस्ते एवरीबॉडी, राम राम, वेलकम टू द सेशन। देखिए, पिछली जो आपकी क्लास थी वो आज सुबह ही हुई थी और उसके अंदर मैंने आपको जो है किंगडम पूरा करा दिया है और उसके बाद आई वाला टॉपिक जो है कंप्लीट करा दिया है। आई वाले टॉपिक में मैंने आपको कहा था कि दो चीजें मैं आपको रात वाली क्लास में बताऊंगा, जिसमें एक प्रेस बायोपिया, एक एस्टिग्मेटिज्म था। वो पोर्शन मैं आपको यहाँ पर पढ़ा के उसके बाद नया टॉपिक जो कि ह्यूमन ईयर है उसे स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वाला टॉपिक। आज इतना ही हो पाएगा, तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। सेल वाला टॉपिक देखते हैं, अगर कंप्लीट हो गया तो अच्छा है, अदरवाइज इसका सेकंड हाफ हम अगली क्लास में करेंगे। बट आई थिंक काफी बड़ा पोर्शन ऑफ दिस सेल चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी। एक बार कंफर्म करें, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कुछ डेटा मैंने इस कोर्स में ऐड करा है, जैसा कि आप बीच बीच में देख भी रहे होंगे। किंगडम वाला डेटा मैंने आपके लिए कुछ अपडेट करा है। इसी तरीके जो आई प्रॉब्लम्स है, इसका भी डेटा मैंने ऐड करा है। तो क्योंकि मैं आपको दो चीजें, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म पढ़ाने वाला था, तो मैंने अपने पास से क्या करा है, सभी की सभी आई प्रॉब्लम्स का एक फाइल बना दिया है। जितनी भी आई प्रॉब्लम्स होती है उस एक सिंगल फाइल मैंने बना के आपके लिए क्रिएट कर दी है और आपको वो भी मैं क्लास के अंदर शो करूंगा। आप उससे एक बार गो थ्रू करिएगा। क्लास की अगर एनोटेशन आप डाउनलोड करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इस फाइल को आपके लिए अपडेट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसके नोट्स जो है आप क्लास के बाद आराम से बनाइएगा, क्योंकि इसका पूरा बेसिक पोर्शन मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो वैसा हम नहीं करेंगे कि क्लास में आपको सब चीजें लिखने का मैं मौका दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बस फाइल से गो थ्रू कराऊंगा। ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी है चीजें सुबह वाली क्लास में। आप क्लास के बाद आराम से इसके नोट्स अपने जो कॉपी है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शुरू करा जाए। एक बार कंफर्म करें, काफी बच्चे कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या सब चीजें ठीक है? ठीक है, जिसे भी इशू आ रहा है वो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। इधर से सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। कॉमन आई प्रॉब्लम्स, अब पूरे तरीके आप स्क्रीन पर फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभराज, जो मैंने आपको अपडेट सेक्शन में फाइल दी है, आपको उससे और सिर्फ उससे नोट करना है। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ इशू हो आपके पार्ट पे या मेरे पार्ट पे, उसे अभी के लिए काम चलाते हैं। जैसा भी आवाज आ रही है उससे अगर समझ आ रहा है तो आई सपोज हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉमन आई प्रॉब्लम्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मैं आपको क्या कंटेंट इसके अंदर पढ़ाने वाला हूं। जैसे बायफोकल शब्द क्या है ये बताऊंगा, कंजक्टिवाइटिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कैटरैक्ट वगैरह मैं आपको सब दोबारा पढ़ाऊंगा। यानी इन शॉर्ट जो भी जुड़ा है आई प्रॉब्लम से वो आपको पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आपको इसे नोट नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन पे फोकस करना है। क्लास जब खत्म होगी उसके बाद अपडेट सेक्शन में इसे डाल दूंगा, आराम से कल परसों में आराम से इसे अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है जी, शुरू करते हैं कहानी। देखो, सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया था आई हमारी कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैं आपको और उसमें कुछ एडिशंस यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एक चीज होती है, आपने सुना होगा बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस जो है कुछ ऐसे दिखते हैं। हो सकता है आपके घर में भी आपके मदर फादर, दादा दादी, नाना नानी किसी को बायफोकल लेंस लगा हुआ हो। इसमें क्या होता है दोस्तों, नीचे की तरफ अलग लेंस होता है और ऊपर की तरफ अलग लेंस होता है। यानी जब वो रीडिंग करते हैं तो वो ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ और रीड कर पाते हैं। जब उन्हें सामने देखना होता है तो वो ऊपर वाले पोर्शन का इस्तेमाल करके सामने देख सकते हैं। ठीक है, लिख करके ही पढ़ाया करें, वैसे भी नोट्स में नहीं। सुजीत, देखिए ये पोर्शन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सुजीत, तो अगर आप मान लेते हैं इस फाइल में से कुछ भी नहीं नोट करेंगे तो ऐसे बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं होगा। ये वो डेटा है दोस्त जो लंबी लंबी डेफिनेशन वाला है, सिर्फ वो 5 से 10% पोर्शन जो है मैं आपको फाइल से पढ़ाता हूँ, अदरवाइज पूरा पोर्शन मैं हमेशा लिख कर ही पढ़ाता हूँ। अब देखो, जैसे मायोपिया वाला पोर्शन है, अब अगर मैं इसे दोबारा लिखूंगा तो आपका समय खराब होगा। तो ये पोर्शन मैं आपको फाइल में दे रहा हूँ, आपको लगता है कि अच्छा भाई मुझे एक लाइन नहीं पता थी, तो वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, चलो। बायफोकल का मतलब आप समझ गए, बाय का मतलब दो, फोकल का मतलब फोकस। जिसके दो फोकस होते हैं, ये आप दूर का और पास का, कन्वेक्स कनकेव को मिलाकर जो है आप बायफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो। नहीं नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ ये पोर्शन सुजी जो आई प्रॉब्लम्स का छोटा मोटा बचा हुआ पोर्शन है। चलो, कंजक्टिवा आपको याद है क्या होता है? कंजक्टिवा, कंजक्टिवा वो व्हाइट वाला पोर्शन, स्क्लेरा आपको याद होगा। स्क्लेरा के ऊपर एक कोटिंग चढ़ी होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। इट इज अ थिन मेम्ब्रेन दैट कवर्स द इनर सरफेस ऑफ द आईलिड एंड द व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई वॉल। ठीक है, और आपने सुना होगा कभी कभार कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो आंख लाल हो जाती है। आंख लाल, जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो रेड हो जाता है। आप केमिस्ट भाई के पास जाते हैं या डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो आई ड्रॉप्स दे देता है जनरली से ठीक करने के लिए। इट मेक्स द व्हाइट ऑफ द आई लुक रेड, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस देसी भाषा में कहते हैं। ठीक है, क्या आप इस शब्द का मतलब समझ पाए? इसमें और स्क्लेरा में आपको फर्क समझ आया? स्क्लेरा जो है वो व्हाइट वाला पोर्शन है, कंजक्टिवा जो है वो उसके ऊपर चढ़ी हुई पतली सी लेयर है। ठीक है, नहीं, आक्वाची वो अलग चीज है। क्या यहाँ तक बात आप समझ पाए?
अब ये कई तरीके का हो सकता है, ये वाला पोर्शन इतना रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि पेपर में अगर आपको दिख जाए तो आप थोड़े टिक करने योग्य बन जाए। मेन बात ये है कंजक्टिवा पता होना चाहिए और कंजक्टिवाइटिस पता होना चाहिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस। ये कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि इसके अंदर सूजन आ गई तो इसे कंजक्टिवल कीमोसिस बोलेंगे। इसी तरीके अलग अगर ब्लीडिंग हो गई तो हेमरेज बोलेंगे, और इस जेरोसिस तब बोलेंगे जब वो ड्राई हो जाएगा। याद है ना जेरोथेल्मिया वाली बात। इस क्लास में अभी शुरुआत के 15 मिनट नोट नहीं करना है, ये फाइल आपको दी जाएगी अपडेट सेक्शन में, उससे आप आराम से कल सुबह आधा घंटा निकाल के अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। जेरोथेल्मिया नाम का एक शब्द मैंने आपको पढ़ाया है आपके अभी हमने अच्छा विटामिन कवर नहीं करा है ना, जेरोथेल्मिया आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ये होता है ड्राइनेस ऑफ आइस। दिशा, आपको अभी नोट्स नहीं बनाने हैं तो 20 सेकंड हम रुक के उस पर क्या करेंगे मुझे बताइए। रीड नहीं करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उसे सुन लेना है। आप लोगों को रीड करेंगे जब आप कल इसके नोट्स बनाएंगे तब, ठीक है। अगर आप रीड कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सोचिए। अगर आप वर्ड बाय वर्ड इसे रीड करेंगे तो फिर मेरा यहाँ पे क्या काम है, फिर तो मुझे सीधा ही फाइल आपको अपडेट सेक्शन में दे देनी चाहिए थी, है ना। जेरोसिस यानी जेरोथेल्मिया वाला ही शब्द है। जेरो का मतलब हो गया ड्राइनेस। अगर आंखों में ड्राइनेस हो जाए, सूखापन हो जाए, तो उसे हम जेरोसिस से एसोसिएट करेंगे। अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3-4 बातें बताई हैं। सबसे पहले बाइफोकल का मतलब पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको पता होना चाहिए कंजक्टिवा क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। कंजक्टिवा स्क्लेरा के ऊपर चढ़ी हुई एक पतली सी लेयर है, और वो आईलिड, ये जो आंख के ऊपर वाला पोर्शन जो कि बंद खुलता है, इसके अंदर की तरफ एक लेयर होती है। अगर वो लाल हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। वो कई तरीके से हो सकता है। अगर उसमें सूजन आई है तो कंजक्टिवल कीमोसिस, अगर उसमें ब्लीडिंग हो गई है तो हेमरेज, अगर उसमें सूखापन हो गया तो जेरोसिस। क्या यहाँ तक की बात समझ पाए। मैं जो बोलता हूं आपकी भलाई के लिए बोलता हूं। मैं चाहता तो सीधा इस क्लास में आके सिर्फ प्रेस बायोपिया एस्टिग्मेटिज्म पढ़ा के आगे बढ़ जाता, बट ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट करा जा रहा है इसे आप समझिए, ये आप ही के लिए करा जा रहा है। मैं चाहता तो सिर्फ 2 स्लाइड दिखाता, है ना। फ्रीक्वेंसी मैच करो मेरे साथ, जिससे कि आपका और मेरा दोनों का फायदा हो। मेरा फायदा आपका सिलेक्शन है और आपका फायदा भी आपका सिलेक्शन, ठीक है। प्रिया, जो आंखों में पानी आता है ना, वो कई रीजन की वजह से आ सकता है। आप बहुत देर मोबाइल का यूज करें, या फिर आंखों में स्वेलिंग आ जाए, आंखें लाल हो जाए, मिट्टी चली जाए। आंखों में पानी आने का सिंपल सा वो बेसिकली हमारी आंखें हमें हिंट दे रही हैं कि समथिंग इज नॉट राइट। तो वाटरी आईज इज अ कॉमन इशू एसोसिएटेड विद मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। क्या आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में सारी बातें समझ आ गई। 3 तरीके की हैं, जेरोसिस, हेमरेज और कीमोसिस। कीमोसिस सूजन, हेमरेज नाम से सुनने में लग रहा है ना, ब्लीडिंग वगैरह, और जेरोसिस में आपको मैंने ड्राइनेस बता दिया। उसके बाद ये शब्द थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। कंजक्टिवाइटिस को ही पिंक आई भी कहते हैं, क्योंकि आंखें हल्की लाल सी हो जाती है, ठीक है। आंखें हल्की लाल हो जाती हैं, तो वो कंजक्टिवाइटिस को ही पिंक आई हम कहते हैं। और ये किसी बैक्टीरिया वायरस के अटैक की वजह से भी हो सकता है, यानी बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है और वायरस भी हमारी आंखों पर अटैक कर सकता है। और इसके लिए जनरली डॉक्टर्स जो हैं आई ड्रॉप्स हमें रिकमेंड करते हैं। एलर्जी हो सकती है किसी चीज से, या जैसे डस्ट वगैरह हमारी आंख में चली गई, या फिर कोई बैक्टीरिया चला गया, वायरस चला गया। समझ पा रहे हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। किसी चीज से एलर्जी है, मान लेते हैं कोई मैं ऐसा आईलाइनर लगाता हूँ, या कोई ऐसा काजल लगाता हूँ, है ना, या फिर मान लेते हैं ऐसा कुछ भी और फैंसी आइटम आती हो वो लगाता हूँ, उसकी वजह से मेरी आंखों में जो है ये दिक्कत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल वगैरह के कांटेक्ट में आप आ गए तो उस वजह से आपकी आंखों में से पानी निकलने लगेगा। आई फ्लू हकवाचे कॉमन टर्म है, जिसमें आंखों में आपको वो सूजन देखने को मिलती है और पानी निकलने लगता है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ गए। कंजक्टिवा से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स आप पूरे तरीके से समझ चुके हैं, आपस में बातें ना करें। अब अगले नंबर पे आते हैं कॉर्निया से संबंधित दिक्कतों में। कॉर्निया आपको पता है ना, आंख का ये आगे वाला पोर्शन है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे लाइट अंदर की तरफ जाती है एक्वस ह्यूमर से होते हुए, है ना। अब ये ऑलरेडी आपको पूरी बात पता है। इसके अंदर की तरफ प्यूपिल, आइरिस, ये सब पूरा पोर्शन होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो हमारी आंखों को बचाना, और दूसरे नंबर पे जो है रिफ्रैक्ट करना जब वो हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको पता है आंख के बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एयर है और अंदर एक्वस ह्यूमर है। तो जो भी यहाँ से लाइट आएगी एक्चुअली में वो यहीं पे मुड़ जाती है। The cornea's main function is to refract the light rays when they enter the eye. The cornea is responsible to focus most of the light that enters the eye.
ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा ध्यान रखिएगा कि आंखों के अंदर रिफ्रैक्शन जो है वो सबसे पहले लेवल पे ही हो जाता है, जो कि कॉर्निया का लेवल होता है, क्योंकि कॉर्निया के अंदर की तरफ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। डिसीजेज ऑफ कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया एकदम क्लियर होगा तो आंखें सही काम करेंगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अगर उसके उसके ऊपर कोई भी दिक्कत हो गई तो हम कहेंगे जी हमें अच्छे से नहीं दिख रहा। अगर उस पर स्क्रैच आ गया, गलती से नाखून लग गया या और कुछ लग गया, तो हम उसे एब्रेशन कहते हैं। एब्रेशन एक सिंपल सा शब्द है, कहीं पे स्क्रैच आ गया, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रैच आ गया तो हम उसे एब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अ स्क्रैच ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्निया इज नोन एज कॉर्नियल एब्रेशन। ये किसी भी वजह से हो सकता है, डस्ट पार्टिकल चला गया, छोटा सा कंकड़ चला गया, और कुछ भी, कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया वो आपने सही से रिमूव नहीं करा, उस वजह से एब्रेशन आ सकता है। दूसरे नंबर पे है ग्लूकोमा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ आई डिसीजेस वेयरइन द ऑप्टिक नर्व गेट्स प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉयड। आपको याद होगा, अगर ये हमारी आंख है तो ये ऑप्टिक नर्व अंदर की तरफ जा रही है, यहाँ से जो भी रेज आई हैं वो इस दीवार पे, जिसे रेटिना कहा जाता है, प्रोसेस होती है, और यहाँ से ऑप्टिक नर्व के सहारे वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक जाती है, ठीक है। एब्रेशन का इलाज है, अलग से आई ड्रॉप्स आते हैं, उससे ठीक हो जाता है। यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है अंदर की तरफ जाती है और वो इमेज को प्रोसेस करती है। अब सोचो, अगर मैं किसी भी वजह से अपनी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर दूं तो क्या मेरी आंखों को कुछ भी दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज वो इमेज प्रोसेस ही नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना? तो उस प्रॉब्लम को ग्लूकोमा कहा जाता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे या कभी किसी आंखों को चेक कराने जाते हैं, चश्मा बनवाने जाते हैं, तो जरूर वहां पे एक छोटा सा पोस्टर, कोई कार्ड, ऐसा कुछ भी ग्लूकोमा आपको लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज ये काफी कॉमन दिक्कत जो है हो गई है, ठीक है। अब ये मेनली होता है इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द आई, अंदर की तरफ जो है प्रेशर बढ़ जाता है, उस वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है, ऑप्टिक नर्व के ऊपर दबाव पड़ने लगता है और उस वजह से ये डैमेज होने लगती है। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब ये प्रेशर बढ़ने के भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी आंख किसी वजह से हल्की छोटी होने लगी, तो सोचो जो उसके अंदर का फ्लूइड है वो ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा ना। सोच के देखो, बड़ा गुब्बारा है, उसमें दबा के हल्का सा छोटा कर देता हूँ तो क्या होगा, उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी लगा सकते हो, ज्यादा टेक्निकल होना है तो। वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मत लगाना है यहाँ पे, वो गैसेस के लिए होता है, समझाने के लिए बस बता रहा हूँ। अब समझते हैं जरा, अब होगा क्या दोस्तों इसमें, आपको कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ा सा फोकस करें, डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजें। नहीं, वो चीज अलग है शेखर, ये चीज अलग है। नहीं मयंक, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल विजन लॉस, ये सब तो आप समझ गए, ब्लाइंड हो सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रेशर वगैरह आप चाहें पढ़ सकते हैं, ये मैं आपको बस यहाँ दिखाना चाह रहा था। टोनोमीटर से नापा जाता है आंख का प्रेशर। टोनोमीटर इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने एक बार एक गलत ऑप्शन में दिया है, राइट ऑप्शन में अभी तक टोनोमीटर नहीं आया है, गलत ऑप्शन में, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं उसमें गलत ऑप्शन में टोनोमीटर था। ध्यान रखेंगे, पूरा नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। हमारी आंखों के अंदर का जो प्रेशर है वो आप नापते हैं टोनोमीटर से, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक दूसरे टाइप का टोनोमीटर हो गया, अपने लिए मेन बात यह है कि टोनोमीटर से इसे नापा जाता है। डर लग रहा है, डरते डरते पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस पढ़ते रहिए, कितना भी डर लगे पढ़ते रहिए। क्या आपको ग्लूकोमा समझ आ गया? ग्लूकोमा का सटीक भाषा में बोलूं तो एक कारण है आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाना। प्रेशर को नापते हैं टोनोमीटर से, ठीक है, समझ पा रहे? आगे चलते हैं। कैटरैक्ट, क्लाउडिंग ऑफ द आईज नेचुरल लेंस। दोपहर में भी कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये लेंस इसमें खराब होता है या फिर आपका जो है वो कॉर्निया खराब होता है। थोड़ा सा फोकस करें, ये एनसीईआरटी की फोटो है, तो मैं ऐसा मत समझना कि मैं आपको टॉर्चर करने के लिए डेटा दिखा रहा हूँ, इसका मतलब स्कूली बच्चे देख सकते हैं। इट इज द क्लाउडिंग ऑफ द आईज नेचुरल लेंस विच लाइज बिहाइंड द आइरिस इन द प्यूपिल। ये सब तो सिंपल बातें हैं, यही तो आप लोग के साथ प्रॉब्लम है। आप लोग वो फोकस वहां फोकस नहीं कर रहे जहां आपको करना चाहिए। आपको अपने सिलेक्शन से डर नहीं लग रहा, लोगों की आंखें देख के डर लग रहा है। कमाल है, अपने सिलेक्शन से, फ्यूचर के बारे में सोच के आपको बिल्कुल खौफ नहीं है, और फालतू बातों पे आप डर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने दुनिया ही पहली बार देखी है। यस शिवानी, इट इज द क्लाउडिंग ऑफ आईज नेचुरल लेंस विच लाइज बिहाइंड द आइरिस इन द प्यूपिल। कैटरैक्ट्स मोस्ट कॉमनली कॉज, ये याद है ना 40 साल वाली बात, शायद मैंने डिस्कस भी करी थी। मेरे एक रिलेटिव जो कि 40s की एज में है, उन्हें भी ये प्रॉब्लम हुई है और उनका भी आगे जाके ऑपरेशन होगा। जनरली जो है ना कैटरैक्ट 55, 60, 65 में होता था, बट अब जो है 40s की रेंज, इनफैक्ट 30, लेट 30s की एज में भी जो है ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ठीक है। ये कुछ हिस्से में होता है, फिर धीरे धीरे फैलता जाता है, और जब पूरा लेंस सोचो ब्लर हो गया तो बस
खेला खत्म, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। लेकिन ये दोनों आंखों में अलग अलग चलता है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर एक आंख से नहीं भी दिख रहा तो दूसरी से दिखता रहता है। तो लोग क्या करते हैं, पहले एक आंख का ऑपरेशन कराते हैं, मोतिया बोलते हैं इसे सिंपल भाषा में, फिर मैकों में साल 6 महीने 2 साल 4 साल रुक के फिर दूसरी आंख का ऑपरेशन कराते हैं। चलें जी आगे। इसमें जो लेंस है प्रीति वो व्हाइटिश कलर का हो जाता है। यस दिव्यांश, अलग से लगा देते हैं दूसरा। बाकी देखिए, आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो 500 का नोट लेके डॉक्टर साहब के पास जाइए और उनसे सारी बातें आप कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। मैं आपकी आंखों का इलाज यहाँ पे करने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ दिमाग का इलाज आपके कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसा आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी आंखों को एकदम तेज कर दूंगा 5 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ तक की बात आप समझ गए? परमवीर ध्यान नहीं है मुझे, बाकी जहाँ तक 11-12 में से कोई होनी चाहिए। चलो, पूरे तरीके आप समझ गए। मैंने आपको अभी तक जो बताया है, कंजक्टिवा से एसोसिएटेड दिक्कत बता दी है, उसके बाद मैंने आपको कॉर्निया से एसोसिएटेड दिक्कत बता दी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरऑल जो दिक्कतें होती हैं, जिसमें मेनली 3-4 चीजें आती है। एक मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपी जिसे हाइपरोपिया भी आप लिखते हैं, फार साइटेडनेस और एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिया के बारे में आप जानते हैं, जिसके अंदर आपको पास का तो साफ दिख सकता है, दूर का आपको साफ नहीं दिखता। जनरली ये बचपन में ही ये दिक्कत हो जाती है। इसमें क्या होता है, लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। कितनी बार भी रट्टे मार लो, एक बार समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि लाइट यहीं पर मिल जाएगी और उसके लिए आप क्या करोगे, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। अब ऐसा क्यों होगा कि आंख बड़ी हो गई किसी वजह से? ठीक है आसिफ बेटा, सुबह वाली क्लास में ना काफी सारा क्वेश्चन लिखवा चुका हूँ, जो आपको लगे आपके लिए न्यू है यानी नया है, आप उसे अपने पास नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइन बाय लाइन सब कुछ नोट नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें यहाँ से खींच लेंगे। जैसे इस पेज पे कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो आपको सुबह की क्लास में ना बताया गया हो। ये सब बातें काम की नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए मार्क कर देता हूँ कौन कौन सी लाइनों से आपने निचोड़ना है कंटेंट। ये तो ठीक है, इसे आप जाने दीजिए, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। नहीं दिशा, कन्वेक्स होता है बेटा, सुबह वाली क्लास रिवाइज करें। क्या आपको हाइपरोपिया दैट इज हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया समझ आ गया? आप हाइपरोपिया भी लिख लेना हाइपरमेट्रोपिया के साथ, आपको पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ठीक है जी। कंजक्ट, ये मैं चाहूंगा आप इसे नोट कर लें, ये सही है, काम की बात है। उसके बाद ये नोट कर लेना थिन मेम्ब्रेन वाली बात, अपने हिसाब से काम का छोटा छोटा लाइन निकाल लेना। वैसे मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है, हाँ मार्क्ड है, जो जो आपको उठाना है मार्क करा हुआ है, जो जो मैंने मार्क करा मेनली वही उठा लेना। हाँ जी, इधर आ जाओ मैदान में। 2 तरीके का मायोपिया होता है, एक सिंपल, एक नॉट सो सिंपल, पैथोलॉजिकल। ठीक है, द पावर इन सिंपल मायोपिया इज यूजुअली लेस देन 6 डायोप्टर। डायोप्टर आपको पता ही है, ये होती है आपके आंखों के जो लेंस होते हैं उसके पावर नापने की यूनिट। ठीक है, शुभराज अभी बताऊंगा। पैथोलॉजिकल के केस में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है और पावर जो है 6 डायोप्टर से भी ज्यादा हो जाती है। मुद्दे की बात है, 6 से कम है तो सिंपल, 6 से ऊपर है तो पैथोलॉजिकल, बस बात खत्म। कनकेव लेंस का आपने इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्त, मेरे मित्रों, क्या आप बात समझ पा रहे हो? अगर 6 से कम है तो सिंपल है, 6 से ऊपर है पैथोलॉजिकल है, बस। हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हाइपरोपिया भी कहते हैं, जिसको जो है आप फार साइटेडनेस भी कहते हैं, साइंस भी पीडीएफ से पढ़ाते हो सर? नहीं गौतम। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया या फार साइटेडनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको दूर का साफ दिखता है, पास का साफ नहीं दिखता। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको सारा पता है, तो इस पर मैं समय खराब नहीं करूंगा, सुबह वाली क्लास में सब डेटा आपको लिखवाया गया है। मायोपिया में तो पावर निगेटिव होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उस लेंस की होगी ना दिव्यांश, जो आप इस्तेमाल करेंगे अलग से। प्लस को कैंसिल करने के लिए तो माइनस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उस बात पे जो मैं आपको सुबह कह रहा था, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया ये बताऊंगा, ज़ेरोफ्थेल्मिया बताऊंगा, खेल खत्म कर दूंगा इस क्वेश्चन का। एस्टिग्मेटिज्म सबसे पहले रीड करते हैं क्या लिखा है। लाइट जो है एक से ज्यादा पॉइंट्स पे फोकस करती है, उस वजह से सर में दर्द होने लगता है और इसका इलाज है सिलिंड्रिकल लेंस। जनरली क्या होता है, हम हमारे जैसे मेरे खुद के चश्मे में भी थोड़ा सा सिलिंड्रिकल पावर है और थोड़ा सा जो है स्फेरिकल पावर है, यानी मायोपिया प्लस एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है। हाइपरमेट्रोपिया के साथ भी ये दिक्कत हो सकती है। इसमें क्या है कि एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा, मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस करेगा। क्या बात को आप समझ पा रहे? डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में भेजिए। एस्टिग्मेटिज्म में एक से ज्यादा हिस्सों पे फोकस होती है लाइट। अगर आपको ये दिक्कत है तो क्या होगा कि जैसे आप रात को घर से बाहर निकलेंगे, आप किसी गाड़ी की टेल लाइट को देखेंगे ना, आपको ना क्लियर नहीं दिखेगी वो, ऐसा लगेगा कि वो इमेज हल्की सी इस तरीके खिंच गई है, हल्की टेढ़ी खिंच गई है या इस तरीके खिंच गई है, आपको ऐसा लगेगा हल्की सी खिंच गई है वो इमेज, क्योंकि आपकी आंख पे एक सिंगल पॉइंट की जगह एक प्लेन पे फोकस करती है।
मुद्दे की बात, पेपर एसोसिएटेड, 2 से ज़्यादा पॉइंट पे फोकस करेगा और सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। इसके अलावा और बाकी सारी बातें बेकार है, ठीक है जी। प्रेस बायोपिया, उम्र के साथ ना पास का साफ दिखता है ना दूर का साफ दिखता है, ना पास का साफ ना दूर का पास, ना पास का साफ ना दूर का साफ। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ पा रहे हैं? यानी आप पास का देखने के लिए एक चश्मा, दूर का देखने के लिए दूसरा चश्मा एक साथ तो कैरी कर नहीं सकते। तो वो जो अभी हमने पेज नंबर 1 पे देखा था, इस तरीके इस वाले चश्मे का आप इस्तेमाल करेंगे। जो आपको जो है दूर का देखना है तो आप ऊपर वाले पोर्शन का इस्तेमाल करेंगे, नीचे का देखना है तो आप जो है रीडिंग वगैरह करनी है तो इस पोर्शन का आप इस्तेमाल करेंगे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? यस हितेश, समझ पा रहे हैं कि आपको सारी बातों में फर्क समझ आ गया है। प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म अलग अलग है। प्रेस बायोपिया में आपको ना पास का ना दूर का साफ दिखता है। एस्टिग्मेटिज्म में मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस करती है लाइट, जिस वजह से आप सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं और मायोपिया के अंदर आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये आई डिफेक्ट्स वाला पोर्शन में पैक करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक छोटी सी बात बस और बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको वाइटामिन में पढ़ाऊंगा। ज़ेरोफ्थेल्मिया इज द ड्राइनेस ऑफ आइज। विटामिन ए की जब शरीर में कमी हो जाती है तो आंखें जो है सूखने लगती है, जिस वजह से हम एक बीमारी से आप कहेंगे जूझते हैं, जिसे ज़ेरोफ्थेल्मिया कहा जाता है। और इसमें जनरली डॉक्टर्स जो हैं आपको कोई आई ड्रॉप्स वगैरह दे देंगे या विटामिन ए के कैप्सूल्स दे देंगे जो आप खाएंगे। चलिए अच्छी बात है सैंक्रोइड, क्या आपको बात समझ आई? नहीं, काला आजार अलग चीज हो गई। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरे डेटा के नोट्स बनाएंगे, अगर आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं यू कैन लीव 1 शीट, और अगर आप कॉपी यूज कर रहे हैं 2 शीट आप छोड़ सकते हो, इससे ज्यादा की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं शीट की बात कर रहा हूँ, एक शीट में 2 पेजेस होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। आप अकॉर्डिंगली छोड़ सकते हैं। जब भी डाउट होता है जरूरत से एक आध पेज ज्यादा छोड़ा करो, ठीक है। ज्यादा छोड़ोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी सुबह भी एक पेज मैंने आपको छुड़वाया है, आप उस पर भी लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने आधा घंटा लगाया है 5 मिनट के टॉपिक पे, इस उम्मीद में कि आप इसे पढ़ेंगे। चलें आगे जी। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और जो मैं सुबह पढ़ाने वाला था वो अब आपको पढ़ाता हूँ, वो है ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर अब मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, यानी जो हमारा ईयर होता है, यहाँ से डायरेक्ट सवाल आते हैं पेपर के। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइप में भेजिए। ह्यूमन ईयर, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक फ्रेश टॉपिक है आपका, ये इजी है और इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। हमारे कान के हम 3 हिस्से मानते हैं, ठीक है जी। आपस में बातें ना करें। ईयर जो हमारा होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। ईयर के 3 हिस्से होते हैं जी, आउटर, मिडल, ईयर। आउटर जो आपको दिख सकता है, आउटर के अंदर आता है पिना जो बाहर की तरफ है। मिडल के अंदर आती है बोन्स, वो आपको पढ़ाऊंगा आगे चल के कौन कौन सी है। और इनर के अंदर आता है कोक्लिया वगैरह, ये सब कई सारे नाम हैं, ये सब अंदर की तरफ आता है, ठीक है जी। परमवीर बेटा, इस टॉपिक में जो इस टॉपिक से एसोसिएटेड जो भी एनसीईआरटी में है वो सब स्क्रीन पर दिखा दिया गया है। आप इस फाइल को पढ़ लेंगे, ये मान लीजिएगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आप एक बार देख सकते हैं, 11वीं या 12वीं में से कोई एनसीईआरटी होगी, आपको वो डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ह्यूमन ईयर जो है, आउटर, मिडल, ईयर, ये 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। आउटर और मिडल के बीच में होता है ईयर ड्रम, कान का पर्दा। हम कहते हैं ना, ज्यादा तेज गाने मत सुनो, कान का पर्दा फट जाएगा। ये वही ईयर ड्रम है, आउटर और मिडल के बीच में होता है। आप इसके नोट्स बना सकते हैं। मैं कुछ डेटा आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ईयर वाले डायग्राम भी इसी फाइल में है, तो वही दोबारा मैंने अपलोड करी है। देखो ये पोर्शन जो बाहर वाला है, उस पेज पे कुछ नहीं लिखा, आउटर, मिडल और इनर है। आउटर में पिना, मिडल में बोन्स, तीसरे वाले में आप COCHL ये लिख लीजिए, और ईयर ड्रम आउटर मिडल के बीच में। ये वो पोर्शन है जो आपको बाहर की तरफ दिखता है। पिना ये कीप के आकार का होता है, ये फनल शेप्ड होता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, पिना इज फनल शेप्ड। कीप के आकार का होता है, पिना इज फनल शेप। ये भी पेपर का सवाल है, आज की ही स्पेशल क्लास में मैंने आपको कवर कराया है। इसके अंदर ये ईयर कैनाल है, जहां से आवाज अंदर की तरफ जाती है। उसके बाद ये ईयर ड्रम है, ये वाला पोर्शन ईयर ड्रम है। उसके बाद यहाँ पर आपको हड्डियां देखने को मिलती है, और इसी को मिडल ईयर कहा गया है। इसके यहाँ पर हड्डियां हो गई, और इसके बाद वाले पोर्शन को हम इनर ईयर कहते हैं। एक और डायग्राम से हम देख लेते हैं। यहाँ से आवाज आई बाहर से, ये कैनाल के अंदर आई,
फोकस हुआ यानी पास आ गई आवाज, ईयर ड्रम पे जाके टकराई। उसके बाद मिडल ईयर में जो बोन्स हैं उन्होंने कुछ कुछ काम करा, वो क्या करा आगे चल के बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर जाके जो है ये हमारे ब्रेन तक किसी तरीके पहुंच गई। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? अभी डायग्राम से पढ़ा रहा हूँ, आगे डायग्राम्स नहीं दिखवाऊंगा, नोट्स बनवाऊंगा, तो अच्छे से चीजों को समझ लेना। एक और डायग्राम से देख लो, क्या आउटर मिडल ईयर में फर्क आप समझ पा रहे हो? यहाँ पे कलर से डिनोट करा गया, नीले वाला इनर है, जामनी वाला मिडल है और भूरे वाला जो है आउटर है। आउटर में केवल पिना आता है। ये सब पोर्शन भी काम का नहीं है। चलो जी, आते हैं अपने नोट्स बनाने की तरफ। अच्छा, बहुत लोग ऐसे हैं जो क्लास में लेट आते हैं। दिस इज नॉट राइट फॉर यू, नॉट फॉर मी। ये काम ना करें। बहुत लोग ऐसे जो विंडो शॉपिंग पे घर से निकलते हैं, ये काम भी ना करें। किसी से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, बस पढ़ लें। मैं नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, जिससे पढ़ना है पढ़ो, बट कम से कम पढ़ लो। क्योंकि आप सोच रहे हो कि मैं जाके देखता हूँ ये कैसा पढ़ाता है, वो कैसा पढ़ाता है, यहाँ भी देख लेता हूँ, इसी में कई महीने आप लोग निकाल देते हो और एंड में पेपर से पहले छोटे कोर्सेज ढूंढते हो और सोचते हो कि इससे काम बन जाएगा। दिस इज नॉट राइट। अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स आप अपने खराब कर रहे हैं। सीरियस हो जाए थोड़ा सा करियर को लेके और इस बात को समझिए कि पेपर मुश्किल है क्लियर करना, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है तब जाके होता है। ठीक है, प्लीज पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और लेट मत आइए क्लास में। आप ही का नुकसान है, मेरा देखिए कुछ नहीं जाता। मिडल ईयर, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करता हूँ पिना के बारे में। पिना इज फनल शेप्ड, नो बोन, कोई बोन नहीं होती इसमें, कार्टिलेज होती है। इसके अंदर आपको कार्टिलेज देखने को जो है मिलती है। समझ गए ना? कार्टिलेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, आई होप आपको ये पता है। अब चाहो तो बना सकते हो, बना ही लेना। कुछ कुछ ऐसा दिखता है कान, और इसके अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर एक ऐसा ढक्कन जैसा होता है, आप देखना यहाँ पर होगा। इसे ट्रेगस बोलते हैं, इसे लोब्यूल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, इस पूरे को पिना बोला जाता है और इस पूरे पोर्शन को, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, इसे ऑरिकल बोला जाता है। पता नहीं इन्होंने नाम एक जैसे क्यों रखे हैं। ठीक है, और ये पोर्शन आप देखना यहाँ पे हल्का सा कवर जैसा होता है। देखा ना, ये मुड़ा हुआ पोर्शन होता है जिसे आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। ये जो पोर्शन होता है इसे हेलिक्स बोला जाता है। ये हो गया ऑरिकल। ओवरऑल तो ये पूरा पिना है। ठीक है, ये पोर्शन ऊपर से नीचे तक हो गया ऑरिकल। ये जो मुड़ा हुआ ढक्कन जैसा ये हेलिक्स हो गया। ये जो यहाँ पे हल्की सी चिमटी है जहाँ ईयरफोन आके अड़ता है, ट्रेगस हो गया। ये जो यहाँ पे घंटी जैसा लटक रहा है, ये लोब्यूल हो गया। देसी भाषा में समझाया जिससे पेपर तक ध्यान रहे। और भी बहुत सारे नाम होते हैं इसके सब पार्ट्स, मुझे नहीं लगता वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिख नहीं रहा, निकाल के दिखाइए आंखें आपकी। चलें आगे, क्योंकि दिख नहीं रहा तो डेफिनेटली आंखों में दिक्कत लग रही है। पिना इज फनल शेप्ड, इसमें कोई बोन नहीं होती है और इट इज पार्ट ऑफ आउटर ईयर। ये भी काफी सिंपल सही है। चलें आगे। नोट कर लिया होगा आई होप आपने। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आउटर पोर्शन मैंने आपको पढ़ा दिया, अब मैं आपको मिडिल पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ। नहीं प्रीति, ऑरिकल ये वाला पोर्शन है जो आप ऐसा देख रहे हैं, ये पोर्शन ऑरिकल है। पिना ये पूरा पूरा है। ऑरिकल इज अ पार्ट ऑफ पिना। पिना तो ये पूरा है ना, उसका एक हिस्सा जो ऊपर से नीचे तक आप साइड में देख रहे हैं ऑरिकल है। मिडल ईयर, घोट के पी जाना ये नाम। ठीक है जी, इसमें होती हैं 3 बोन्स जिन्हें हम ऑस्टिकल्स भी कहते हैं। जी हाँ, सारे नाम याद करने की कोशिश करिएगा मनीषा, अगर एक दो भूल भी गए तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है, अपनी तरफ से सारे याद करिएगा। 3 नाम है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसका दूसरा नाम है हैमर, इसका दूसरा नाम है एनविल, इसका दूसरा नाम है स्टिरअप या स्टायरअप। गौतम, डाउट्स बिल्कुल एंड में लिए जाते हैं मेरे हर कोर्स की हर क्लास में। अगर आप सिर्फ डाउट के लिए आए हैं तो आप करीब पौने 11 बजे के आसपास आइएगा। और इनका फंक्शन क्या है? टू एम्पलीफाई द साउंड वेव। अभी समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो। कितना एम्पलीफाई करता है? एम्पलीफाई करने का मतलब समझ गए, बढ़ाना। कितने गुना बढ़ाना? 20 टाइम्स, अराउंड
20 टाइम्स साउंड वेव हो गए। आप लोगों के पार्ट पे जो डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स का हिस्सा बनते हैं। हमारे एजुकेटर्स के पार्ट पे ऐसा नहीं होता। डाउट्स के हमारे लिए अलग से सेक्शन होता है जिसे हम क्लास के एंड में देखते हैं। देखने को मैं बीच में भी देख सकता हूँ, बट मैं उसे देखता नहीं। हमारा इंटरफेस आपका इंटरफेस पूरे तरीके अलग होता है। चलें आगे। अब हैमर, एनविल और स्टायरअप या स्टिरअप, ये ऐसा ही क्यों कहा जाता है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप ऑब्जर्व करें। यहाँ पर देखो, क्या आप इस पोर्शन को देख पा रहे हैं? ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा है जैसा कि घुड़सवार के जूते जहाँ पे अड़ते हैं, कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा। घोड़े के ऊपर अगर कोई बैठा है तो वो अपने जूते कहीं पे अड़ाता है, उसे स्टिरअप बोला जाता है। वहां से ये सब नाम बने हैं। एक हथौड़े जैसा लगता है देखने में, एक एनविल जैसा लगता है देखने में, इसी वजह से जो है नाम रखे गए हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। फंक्शन है एम्पलीफाई करो। नहीं हकवाची, नाल अलग चीज होती है। नाल तो उसके पैरों के नीचे लगाई जाती है, वो एक अलग चीज है। अभी और समझेंगे हम, चिंता ना करें। नोट करिए। मैं एक काम करूंगा, इन बोन्स का एक आध और क्लियर डायग्राम दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, आप चिंता मत करो। शायद इनमें आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी के लिए इसके नोट्स बनवा देता हूँ, इसी क्लास में आपको और क्लियर फोटोज दिखा दूंगा। हाँ, थोड़ा क्लियर शायद नहीं आपको समझ आ रहा होगा। हो सकता है आपके इलाके में कहते हो। जनरली नाल जो है वो उसे बोला जाता है जो उसके पैरों के नीचे, खुर के नीचे लगाया जाता है, बट मे भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग जाना जाता है। इट्स ओके। फंक्शन समझ में नहीं आया मनीषा, थोड़ी देर के अंदर समझ आएगा। अभी के लिए ईयर ड्रम्स। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि ईयर ड्रम तो हर किसी को समझ आ जाएगा। तुमने कहा ऐसे कैसे फिर हमारी डॉक्टरी मानी जाएगी? तो उन्होंने कहा ना, ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। यानी वो कहेंगे अरे तुम्हारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में दिक्कत है, लाओ 500। हम भी कहेंगे अरे लो डॉक्टर साहब जरा प्लीज कुछ इलाज कर दो इसका। मम्मी भी कहती है आवाज नहीं आती मुझे, सुनाई नहीं देता। तो एक्चुअली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वही ईयर ड्रम है देसी भाषा में। एक मेम्ब्रेन जैसा, एक परत जैसा होता है, जैसे ढोल के ऊपर का सरफेस होता है, तबले के ऊपर का सरफेस है, कुछ उसी तरीके का देखने में लगता है। मेम्ब्रेन होता है कि क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब आते हैं आगे इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में आपको जो है काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उसमें है 3 सेमी सर्कुलर रिंग्स कॉल्ड कैनाल्स। नॉट यूज्ड फॉर हियरिंग, ये सुनने में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। यूज्ड टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, इसका इस्तेमाल करा जाता है बॉडी बैलेंस में। इसके दोनों तरफ का प्रेशर बराबर अगर नहीं होगा तो आप चक्कर खा के गिर जाएंगे। आप इसे नोट करिए। मैं 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ आपके लिए। मैं कुछ फोटोज अपलोड करूंगा, 1 मिनट में वापस आता हूँ मैं। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलिए, क्या यहाँ तक की चीज़ आप समझ पाए? एक बार मैं आपको तीनों बोन्स जो है दिखा देता हूँ यहाँ पर, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये बेस्ट इमेज है जो मुझे लगता है आप देख के समझ सकते हैं। सबसे पहले स्टेप्स को आप समझ पा रहे हैं, मैलियस को भी शायद आप समझ पा रहे होंगे, एक आप इनकस को समझ पा रहे होंगे। ये हैमर जैसी है, थोड़ा सा आपको यहाँ इमेजिनेशन लगाना होगा। ये हैमर जैसी, हथौड़े जैसी है। एनविल आपने देखा है कभी? एनविल, एनविल की मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, शायद आप तब समझ पाएंगे। कभी आप मोची भाई के पास गए हैं तो शायद आपने वहां देखा होगा एनविल। देखा है ना, जिसपे जूता उल्टा चढ़ा के जो है कीलें ठोकी जाती है ना? एनविल है। थोड़ा आई होप आप समझ गए होंगे। ये 3 फोटोज हैं।
और अब इनर ईयर पे हम आ जाते हैं। इनर ईयर में आपको 3 कैनाल्स देखने को मिलते हैं। डायग्राम के हिसाब से 3 कैनाल्स यहाँ पर है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये रहे 3 छल्ले जैसे हैं। इनसे कुछ नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे ब्रेन के पास जाती है। अब मैं आपको ये अलग से पढ़ाने वाला हूँ। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आप समझ गए, कुछ नहीं है, ईयर ड्रम है जी देसी भाषा में। ऑस्टिकल्स आप समझ गए, ईयर बोन्स हैं और कुछ भी नहीं। यूस्टेशन ट्यूब अभी आपको मैं पढ़ा दूंगा, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ तक की कहानी हो गई? हो गया, मिडल ईयर हो गया, इनर ईयर हो गया, मिडल दोबारा गलत लिख दिया हमने। ठीक है जी। सिमिलर टू शेल ऑफ स्नेल। आपने स्नेल देखा है कभी? स्नेल कुछ कुछ ऐसा होता है। शायद आपने देखा होगा। यहाँ पर भी आपको कई बच्चे जो है भेज देंगे कमेंट सेक्शन में, कुछ इमोटिकन टाइप अवेलेबल होता है शायद स्नेल का। ठीक है, कुछ कुछ स्नेल के शेल जैसा है। आप अगर यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये समझ पा रहे हैं आप? ये घुमा हुआ जो पोर्शन है यहाँ पर वैसे ही है ना, उसके शेल जैसा। एक्चुअली जो स्नेल शब्द है ना, स्नेल, ये ग्रीक शब्द से आया है, जिसका जिसे बोलते ही यही कॉकलिया। ठीक है, तो बस एक छोटा सा फैक्ट है, सोचा आपको बता देता हूँ। ये 2.5 चक्कर घुमा होता है, कॉइल्ड 2.5 यानी 2.5 टर्न्स अराउंड सेंटर कॉल्ड मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कहा जाता है ये जो पोर्शन पूरा घुमा हुआ है। और मॉड्यूलस वाले हिस्से में होती है आर्टरी, कंटेन्स cochlear artery and cochlear vein and nerve। याद रखेंगे ये नर्व है रिलेटेड टू हियरिंग। जो वो घुमा हुआ पोर्शन है उसका जो सेंटर है उसे मॉड्यूलस कहते हैं। कर लिया जी नोट। एक छोटी सी बात अब आपको मैं और पढ़ाने जा रहा हूँ। यूस्टेशन ट्यूब, इसका काम होता है प्रेशर को मेंटेन करना और अल्टीमेटली बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना। ये मिडिल ईयर को हमारे गले के पीछे से कनेक्ट करके रखती है। सो 2 के बाद हियर आएगा ना कि हियरिंग में देख लेता हूँ। रिलेटेड टू, नहीं सही है, हियरिंग भी लिख सकते हैं। बाकी आपके पास छूट है, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो मेरे हिसाब से सही लिखा है। ईयर वैक्स होता है वो हितेश, वो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, लोग पता नहीं उसे क्यों हटवा लेते हैं। चलो जी, यूस्टेशन ट्यूब। कनेक्ट मिडल ईयर्स टू बैक ऑफ द थ्रोट। 2+V1 ये सब नहीं आता भैया अपने को, हम अंग्रेजी में काफी देसी हैं। V1 V2 अपने को नहीं आता ये सब, अपने को बस पता ही आता है सटीक, बस अपने को इतना पता है। कनेक्ट द मिडल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट, ठीक है। हेल्प्स equalizing the air pressure inside ears।
यूस्टेशियन ट्यूब इसे जो है बोला जाता है। आपने कभी नोटिस करा है, आप कभी एरोप्लेन में बैठे हैं तो जब एरोप्लेन ऊपर होता है तो कान बंद हो जाते हैं, या कभी आपने ऐसा देखा होगा आपके कान बंद हो गए, आपने उबासी ली, यौन करा और कान खुल गए, वो एक्चुअली इसी इलाके के अंदर हो रहा होता है। बैठे नहीं है, कोई बात नहीं, बैठ जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। हेल्प्स इक्वलाइजिंग द एयर प्रेशर इनसाइड ईयर्स। ठीक है जी, समझ पा रहे? जी हाँ प्रिया, बिल्कुल सही। चलो, आप इतना डिटेल में जान जाइए, कभी पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे तब आपने देखा होगा, थ्रोट मतलब गले वाला, नाक वाला हिस्सा, जहाँ ये अंदर, इसके अंदर वाला पोर्शन होता है अभिषेक, उससे कनेक्टेड होता है। पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो भी आपको सेम दिक्कत होगी, और भी इन जनरल भी ये हो सकता है। चलो खैर, यहाँ तक की बात अगर आप समझ चुके हैं तो ह्यूमन ईयर मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है कि आपको सारी की सारी बातें समझ आ गई। सेकंड पॉइंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है जी। सेकंड पॉइंट देखो, यूस्टेशियन ट्यूब जो होती है दोनों कानों से, कानों के अंदर वाले पोर्शन से ऐसे कनेक्टेड होती है, ठीक है, गले और नाक के पीछे वाले हिस्से से। इसका काम होता है कि एयर प्रेशर को मेंटेन करना कानों के अंदर। और कभी कभार क्या होता है, जब आपका सराउंडिंग प्रेशर चेंज होता है तो उस पॉइंट पे ये खुल जाती हैं। जनरली यूस्टेशियन ट्यूब बंद वाली सिचुएशन में रहती हैं, कभी आप उबासी लेंगे या फिर प्रेशर चेंज होगा तो उस केस में खुल जाएगी और आपको महसूस होगा कि आपको एक्चुअली वो चेंज महसूस होता है। नॉर्मली जब आप बोल रहे हैं इस समय नहीं होगा, आप बड़ी सी एक उबासी लेके देखिए, आपको महसूस होगा कान में कुछ खुला है, वो एक्चुअली ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है खुलती है। इसका काम क्या है, जो भी मिडल ईयर है वहाँ पे कोई लिक्विड वगैरह आ गया एक्सेस है तो उसे ड्रेन कर दिया गले की तरफ। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पार नहीं होने देता, आपके इनर ईयर की तरफ नहीं जाने देता है ना। इसके बेसिक बेसिक कुछ ऐसे काम होते हैं। एक पर्सनालिटी थी, मेरा ख्याल इटालियन फिजिसिस्ट हुआ करते थे, बार्तोलोमियो करके, उनके नाम पे जो है इसे रखा गया है बार्तोलोमियो। हाँ यही थे ना, लिख देता हूँ क्या जाता है, नेम्ड आफ्टर बार्तोलोमियो यूस्टेशी। इन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कनेक्शन, कुछ इटालियन फिजिशियन, फिजिसिस्ट नहीं थे ना, फिजिशियन थे, जिन्होंने कनेक्शन बताया था कि नाक से कान का कनेक्शन है। प्लेन में कान क्यों बंद हो जाता है, बिकॉज प्रेशर चेंज होता है, जब एरोप्लेन ऊपर होता है या नीचे आता है तो प्रेशर में चेंज होता है, उस वजह से। चलें जी आगे, यहाँ तक की बात आई होप आप समझ चुके होंगे, ये पोर्शन मैंने निपटा दिया है। आई होप आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा अंकुश। आंसर ये ऐसे देखो, पिंक कलर से मार्क है ना ये। चलो, ये सब बातें आगे चल के कभी करेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो कि पूरी दुनिया से अलग है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार्तोलोमियो यूस्टेशी, लिख लीजिए। अगला चैप्टर है सेल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा। अक्वाची, बहुत एक्सट्रीम केस अगर होगा तो यस, जनरली नो, बट एक्सट्रीम केसेस में यस। चलें जी, और ज़्यादा चिंता मत करिए आप, ज़्यादा चिंता बिल्कुल मत करिए, रिलैक्स करिए। आपके आंख कान सब चीज़ें ठीक हैं। मैं जानता हूँ आप लोग सेंसिटिव हो जाते हैं उन टॉपिक्स को लेके जो आपको पढ़ाए जाते हैं, आपको अपनी फिक्र होती है, आई अंडरस्टैंड, बट आप बिल्कुल ठीक हैं। एसएससी ओरिएंटेड पढ़िए, सीखिए, पेपर में टिक करिए और सिलेक्शन लीजिए। ज़्यादा चिंता अगर एक चीज़ के बारे में करेंगे तो बाकी चीज़ें जो है पीछे रह जाएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। फिर भी डाउट सेक्शन खुला है, कोई बहुत ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी वाला डाउट है वहाँ भेज सकते हैं। यहाँ से एक बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी अभी आए हैं इस कोर्स में तो भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। नाम है जी सेल। पेपर में हर साल यहाँ से सवाल आता है, आपकी शिफ्ट में आए ना आए, बट ओवरऑल सेल से सवाल आना तय है, आता ही आता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से कवर कराऊंगा, अच्छे से कवर कराऊंगा, आपको सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे पहले सेल को बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि हमारा मकान, आपका मकान, सबका मकान ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही हम सबका शरीर सेल से मिलकर बना है। सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन कहते हैं, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है, जो कि हम, बंदर, गीदड़, ये जितने भी जीव आप जंतु घूमते देख रहे हैं सब उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी क्या है जी, सेल है। इसकी डिस्कवरी जो है किसने करी है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में
ये काम हुआ है रॉबर्ट हुक के द्वारा, एंड इन्होंने ही नाम रखा है, कॉइंड द टर्म सेल। ईयर ध्यान रखना है, पर्सनालिटी का नाम ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा एक सेल मैंने खोजा है, बट ये सेल ना एक्चुअली डेड सेल हुआ करता था। एक्सप्लेन्ड अबाउट सेल इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। और ये सेल जो है ना डेड सेल यानी मरा हुआ सेल था। लिविंग सेल जो है वो खोजा गया ल्यूवेनहॉक के द्वारा। आप इसे नोट करिए। मैं कुछ फोटोज वगैरह आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। 2 मिनट का आप इसे ब्रेक भी मान सकते हैं। नया टॉपिक वैसे मुझे ब्रेक आपको देना चाहिए था, मैंने दिया नहीं। 2 मिनट का आप इसे ब्रेक मान लीजिए, या फिर जो मानना है मान लीजिए। मैं आपके लिए फाइल अपलोड करूंगा और उसके 2 मिनट के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले जी। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है। अब मैं कहानी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ जो पेपर डायरेक्टली आपसे पूछता है। याद रखेंगे नाम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सॉ described लिविंग सेल। फर्क समझ पा रहे हैं? रॉबर्ट हुक सॉ फर्स्ट सॉ डेड सेल। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आई होप आपको तीनों बातों में फर्क समझ आ गया होगा। दिस न्यूक्लियस इज नॉट द न्यूक्लियस ऑफ एटम, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सेल। दोनों अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग जवाब होंगे। किसी के कोई डाउट्स हो तो अगले 5 मिनट में भेज दीजिएगा, उसके बाद डाउट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। एंड में किसी का रोना धोना अपनाया नहीं जाएगा। नहीं, डेड सेल का मतलब जैसे शाम कॉर्क स्क्रू आपने पढ़ा होगा, स्क्लेरेनकाइमा वगैरह जब मैंने आपको पढ़ाया होगा, कई तरीके के सेल्स ऐसे जो लिविंग नहीं होते, वो वाले सेल्स। क्लास 11 बजे तक चलेगी। अब ये तो बड़ी बेसिक बेसिक बातें हैं। आगे जाके ना माइक्रोस्कोप की खोज हो गई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी खोज के बाद जो है काफी क्लियर इमेजेस दिखने लगी सेल की, और काफी ज्यादा डिटेल में लोगों ने जो है एक्सप्लेन करा कि सेल ऐसे ऐसे काम करता है, दिस दैट सब कुछ एक्सप्लेन करा गया। और फाइनली आगे जाके 19th सेंचुरी में दी गई सेल थ्योरी। अगर क्वेश्चन में दोनों आएंगे अंकित, अगर सिर्फ सेल वर्ड लिखा है, किसने सेल की खोज करी? रॉबर्ट हुक। अगर लिविंग वर्ड दिख गया, ल्यूवेनहॉक। अगर न्यूक्लियस वर्ड दिख गया तो ब्राउन। ठीक है, अगर सिर्फ सेल लिखा आता है तो हुक इज द आंसर, अगर लिविंग वर्ड दिखता तो ल्यूवेनहॉक इज द आंसर। अब आगे जाके क्या हुआ, इन्होंने दी सेल थ्योरी, सेल को एक्सप्लेन करा, सेल के बारे में कुछ बातें कही। सेल थ्योरी। जर्मनी के 2 लोग थे जिन्होंने ओरिजिनल सेल थ्योरी दी और बाद में उसे मॉडिफाई करा गया एक और पर्सनालिटी के द्वारा। सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट हुआ करते थे। बॉटनिस्ट वो जो बॉटनी में डील करता है, यानी पेड़ पौधों से एसोसिएटेड, जो एक डॉक्टर आप कह सकते हैं। एम श्लाइडन, MATTHIAS, श्लीडन या श्लाइडन। अगले ही साल एक और पर्सनालिटी ने कंट्रीब्यूट करा, ये भी जर्मन ही थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान। इन दोनों ने मिलकर दी ओरिजिनल सेल थ्योरी। यानी ओरिजिनल सेल थ्योरी अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इन दोनों नामों पे टिक करके। इन्होंने एक्सप्लेन करा कि प्लांट सेल कैसे होते हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन करा। एनिमल सेल्स कैसे होते हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन करा। याद रखेंगे ओरिजिनल सेल थ्योरी 2 पर्सनालिटीज ने दी थी। लेकिन अगर आपसे वो सेल थ्योरी पूछ ले जो कि वाइडली एक्सेप्टेड सेल थ्योरी है, उसमें तीसरी पर्सनालिटी का भी नाम जो है ऐड होता है। याद रखेंगे वो है आर वर्चव, रुडोल्फ वर्चव। 1855 में ये भी एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट।
रुडोल्फ वर्चम। इन्होंने कुछ एडिशंस करे सेल थ्योरी के अंदर, इन्होंने मॉडिफाई करा सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या करा कैसे करा भी आपको अगले पेज पे बताता हूं। ओरिजिनल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडन और श्वान ने ओरिजिनल थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या दी थी गौतम? अगले पेज पे लिखूंगा। जैसे आज हम सेल थ्योरी को समझते हैं उसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को निचोड़ कर मैं 2 पॉइंट्स में लिखता हूं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चलिए नोट करिए आप, living organisms are composed of cells and products of cells। दूसरे नंबर पे all cells arise from pre-existing cells। इसे बोला गया था ओमनिस सेल्यूला, शायद आपने कभी सुना होगा जिंदगी में। ई सेल्यूला, ई सेल्यूला। ओमनिस का मतलब हो गया, ओमनी मतलब सभी, सेल्स, अराइज यानी बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, यानी मैं हवा से जान नहीं बना सकता, मैं एयर से जो है कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। अगर कोई सेल एग्जिस्ट करता है तो वो डेफिनेटली किसी और सेल से ही बना होगा। आप केमिकल से सेल को नहीं बना सकते, एज ऑफ नाउ आप नहीं बना सकते, हो सकता है 100 साल के बाद कोई बना दे। अब इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, बट मेनली ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जो सेल थ्योरी के अंदर काउंट होते हैं। पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। नीचे लिखा है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब एक सवाल मन में आता है कि सबसे पहला सेल कैसे बना होगा? उसका आंसर अभी लोगों के पास नहीं है। अलग अलग थ्योरीज है, कोई कहता है केमिकल रिएक्शन दिस दैट, बट एक्चुअल आंसर अभी किसी के पास नहीं है। पहले पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो या तो सेल है या फिर सेल से बना हुआ है। लास्ट टर्म का मतलब ये है कि दिव्यांश जैसे पूरा ह्यूमन बॉडी है, उसकी शुरुआत किससे होती है? जाइगोट से। जाइगोट भी अपने आप नहीं बना, वो भी स्पर्म और ओवम के मिलने से बना है। यानी कोई भी सेल है वो किसी और सेल से ही बना होगा। आप और कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं मिला सकते कि आप सेल क्रिएट कर दें। ठीक है जी, क्या यहां तक की बात आप समझ पाए? कुछ और पॉइंट्स मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं। सेल, सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। Every organism starts its life as a सिंगल सेल। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, बट पेपर में जब वो नॉट पूछेगा कौन सा सेल थ्योरी से एसोसिएटेड नहीं, तो आप शायद बता पाएंगे। अगर आप पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑल मेटाबॉलिक तिवारी दोबारा लिखे, आपने क्या लिखा है? ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन सेल। अच्छा, आर 2 बार हो गया, ठीक है, कर दिया मैंने करेक्ट। वायरस या वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, क्योंकि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। जब ये अकेला है तो नॉन लिविंग है, जब ये होस्ट के पास चला जाए यानी किसी की बॉडी में चला जाए तो ये लिविंग बन जाता है।
मेटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सेल के अंदर ही होती है, सेल के बाहर नहीं हो सकती। आपने सुना होगा क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के बारे में, जब आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया गया था। शायद थोड़ा बहुत मैंने रेस्पिरेशन में आपको बताया होगा। वो सारे काम सेल के अंदर होते हैं, सेल के बाहर नहीं हो सकते। डाउट सेक्शन आपका बंद कर देता हूं मैं। लास्ट वाला पॉइंट लिखा है कि जो वायरस होते हैं वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी होता है, सेलोलॉजी नहीं होता। एक बार ये एसएससी गलत ऑप्शंस बना के दे चुका है। सेलोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसी जो स्टडी ऑफ टिश्यू है वो हिस्टोलॉजी होता है। नोट कर लिया जी। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेल कितने तरह के होते हैं। सेल मेनली दो तरीके के होते हैं। सेल दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। नहीं, यूनी मल्टी वो एक अलग चीज हो गई। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। पी से पुराना लग रहा है, यानी पुराने जैसे हैं बेचारे, वहीं से। यूकैरियोटिक कुछ नया जैसा लग रहा है। पी से पुराना, पी से प्रोकैरियोटिक, ध्यान रखेंगे। इसमें मेनली आते हैं बैक्टीरियाज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट डिफाइंड। न्यूक्लियस इज नॉट डेवलप्ड। दोस्तों जनरली जब भी हम सेल का डायग्राम देखते हैं तो उसमें एक बड़ा सा सेंटर में गोला होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत कुछ होता है, हम क्लियरली बता सकते हैं पेन से ड्रॉ करके कि न्यूक्लियस है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियस क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, उस वजह से न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो भी डिफाइंड नहीं होती। और इसमें क्रोमोसोम होता है सिर्फ एक। और इसके एग्जाम्पल्स में मेनली आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जो भी हमने पढ़ा था अपना मोनेरा में वो सब आ सकता है। ब्लू ग्रीन एल्गी आ सकती है, माइकोप्लाज्मा आ सकता है, और पीपीएलओ आ सकता है। पीपीएलओ हो सकता है आपने कभी ना कभी सुना हो। पीपीएलओ, पीपीएलओ ये क्या है, थोड़ा सा जूम करके लिख देता हूँ, आप आराम से बाद में नोट कर लेना। बाद में एज एन अभी प्ल्यूरो न्यूमोनिया, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, अच्छा रहेगा। लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। कुछ और डेटा भी अभी नोट कराऊंगा। माइकोप्लाज्मा, MYCOPLASMA, नोट कर लिया। एक छोटा सा फैक्ट लिखवाऊंगा आपको भी। जी हाँ, पीपीएलओ भी एग्जांपल है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। नोट कर लिया जी। अब एक छोटा सा फैक्ट आप उसी के नीचे नोट कर लीजिएगा। ऑल प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स या जैसा भी लिखना चाहें, हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग cell membrane except mycoplasma.
माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी सभी प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल होती है। और सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसा भी आप कहें, इज कॉल्ड मीजोजोम। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सब आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस नोट कर लीजिए। सब पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी शुरुआत है इस चैप्टर की, भी काफी कुछ पढ़ेंगे हम इसमें। ये पिछले नोट्स में नहीं होगा, ये सारा प्रोकैरियोट्स, मीसोसोम, ये सब ऐड करा है इस बार। पीपीएलओ भी नहीं होगा, बैक्टीरिया होगा बस पिछले नोट्स में। अब यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं। आमतौर पे जो भी हम देखते हैं वो यूकैरियोट्स ही होता है। जैसे हम आप में जो सेल हैं वो सारे यूकैरियोट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिफाइंड है, न्यूक्लियस डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब समझ पा रहे हैं ना, बाउंड्री वगैरह क्लियरली समझ आ रही है भाई, ये डेवलप्ड है, ऐसा वैसा है सब। क्रोमोसोम एक से ज्यादा हो सकते हैं, ग्रेटर देन 1। एग्जाम्पल में ह्यूमन आ गए, डॉग आ गए, फंगस आ गया, एक्सेट्रा, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को खाली छोड़ दीजिए। ऐसा कोई हम सीबीएसई का आंसर नहीं लिख रहे कि उधर 6 पॉइंट तो इधर भी 6 पॉइंट होंगे, बस हम फैक्ट्स नोट कर रहे हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपका यूकैरियोट्स कैटेगरी के अंदर आएगा। उसे शुरू करने से पहले छोटे छोटे और कुछ फैक्ट्स। लार्जेस्ट सेल जो है वो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। पेपर पूछता है, सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है, भर भर के पूछता है। ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। अगर कोई ह्यूमन बॉडी का पूछता है तो लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओवम, जो कि फीमेल गैमेट है, आपको पता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म, मेल गैमेट हो गया। और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन है, यानी नर्व सेल है। और इसके अलावा अगर आपको आप और टेक्निकल सवाल पूछते हो कि सर फीमेल बॉडी का स्मॉलेस्ट क्या होगा या मेल बॉडी का लार्जेस्ट क्या होगा, तो जनरली सेकंड लार्जेस्ट कैटेगरी में न्यूरॉन आता है, और सेकंड स्मॉलेस्ट कैटेगरी के अंदर सेरिबेलम में ग्रैन्यूल सेल्स पाए जाते हैं, वो आते हैं। तो वो भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स, ग्रैन्यूल्स या ग्रैन्यूल सेल्स ऑफ cerebrum, one of the largest cells, neuron. Yes, Shyam. देखिए लास्ट में जो ब्लैक कलर से लिखा गया है उसका यूज जो है मेनली होता है अगर आपको ऑप्शन में स्पर्म ओवम ना दिखे तो।
अगर मान लेते हैं आप जो है मुझसे पूछते हैं कि सर जैसे लार्जेस्ट सेल ओवम है, लेकिन वो तो फीमेल बॉडी में, अब आप मुझसे पूछते हो कि सर मेल बॉडी में कौन सा होगा, तो जनरली ओवम से छोटे होते हैं न्यूरॉन्स, लेकिन ओवरऑल बॉडी में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स हो गए। वन ऑफ द लार्जेस्ट बस इस वजह से लिखा गया क्योंकि इनके अलावा ये भी काफी बड़े और काफी छोटे सेल्स रिस्पेक्टिवली होते हैं। ठीक है, इसी तरीके सबसे छोटे सेल्स स्पर्म होते हैं, बट फीमेल बॉडी में तो स्पर्म नहीं होते। तो अब क्या करें, तो उस केस में ग्रानुल सेल्स एक होते हैं हमारे सेरिब्रम वाले हिस्से में पाए जाते हैं, सेरिबेलम होगा, माफी चाहेंगे, छोटा सा करेक्शन है, तो यहाँ पाए जाते हैं, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं, सेरिबेलम। ठीक है दिशा, कुछ डिटेल में पूछिए, आपका जो भी सवाल है। जी हाँ, विशाली ब्रेन सेल्स होते हैं। अब अगर आप साइज पे खेलें, जैसे कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच बहुत ही बड़ा होता है, जो नॉर्मल मुर्गी का अंडा होता है उससे तो काफी बड़ा होता है, ब्रूस इट इज, यही तो कुदरत है। एग ऑफ ऑस्ट्रिच सिंगल सेल्ड होता है। दिशा कहीं पे लिखा ही नहीं मैंने मियोसिस माइटोसिस, या आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर या तो नहीं पढ़ा होगा, आप उसे जाके देखिए, वहां पर आपको डेटा मिल जाएगा। ये होता है 150 mm के बराबर, मतलब समझ गए 130 to 160 के आसपास चलता है, और माइकोप्लाज्मा होता है 0.3 माइक्रोमीटर के बराबर। टाइप ऑफ सेल नहीं होते हैं मियोसिस माइटोसिस, वो सेल डिवीजन के टाइप्स हैं। यस ब्रूस। ठीक है जी। अब ऐसी अगर आप इसकी बात करें 0.1 mm मान सकते हैं आप इसे, ये जो है करीब 5 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6। अब जो न्यूरॉन है ये भी लमसम 0.1 mm के बराबर हो, और इस ये काफी बड़ा भी हो सकता है, मतलब 1 मीटर तक भी जा सकता है। 0.1 mm ध्यान रख लीजिए, अभी काफी है। ये जो चिमटी जैसा बनाया है इसका मतलब होता है माइक्रो, ये यहाँ पर जो बनाया गया है। ठीक है जी, साइज शायद गौतम ने पूछा था, सारे साइज भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। नोट करिए, मैं आगे चलूं। अब देखिए, जो एक सेल होता है ना, उसके पास 3 मेन चीजें होती हैं। कोई सा भी सेल अगर आप देखेंगे उसमें काफी कुछ हो सकता है, लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जो असेंशियल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एक सेल मेम्ब्रेन, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा भी काफी चीजें जैसे कि सेल वॉल है, या फिर आपका दुनिया भर की और चीजें भरी पड़ी हैं सेल के अंदर, वो भी होना चाहिए, बट मेनली ये 3 चीजें हैं। अभी ये सब नोट कराऊंगा, पहले आपको कुछ डेटा मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, रुकिए जरा। अब 5 मिनट के लिए आप पेन कॉपी छोड़ के फोकस करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, क्योंकि उसके बाद मैं फोटोज आपको नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, 5 मिनट के लिए फोकस करिएगा स्क्रीन पर। ये एक टिपिकल सेल है, इसके अंदर आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। जैसे कि आप मार्केट से चाउमीन खरीद के लाते हैं, तो चाउमीन के अंदर काफी कुछ होता है, जैसे कि पत्ता गोभी, प्याज, गाजर भी हो सकती है, शिमला मिर्च हो सकती है, सोया सॉस हो सकती है, और सिरका हो सकता है, हरी चटनी हो सकती है, और भी जो है काफी कुछ हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने नहीं बोली है अब तक, वो है चाउमीन। यानी चाउमीन में अगर चाउमीन ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना भाई। तो यानी सेल के अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे लिए प्राइमरी चीज है वो है यहाँ पर न्यूक्लियस, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। 5 मिनट के लिए आप फोकस करेंगे पेन कॉपी छोड़ के। एक आप न्यूक्लियस यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बाउंड्री जो सब कुछ एनक्लोज करके रख रही है, जिसके अंदर सब चीजें कैद हैं, और एक इसके अलावा बीच का लिक्विड, ये जो लिक्विड आप है जिसके अंदर बाकी सब चीजें तैर रही हैं। ये 3 चीजें यहाँ पर मेन है। एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया बाउंड्री जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, एक हो गई अंदर की फिलिंग जिसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, 3 बातें अभी मैंने आपको बताई, सब कुछ लिखवाया जाएगा, चिंता मत करिए। अब देखिए, ये तो 2D डायग्राम है, हमें लगता है प्लेन पर है, बट एक्चुअली तो 3D में होगा।
तो कुछ कुछ ऐसा है, एक गोल गुब्बारा मान लीजिए, गुब्बारे को अगर मैं बीच में से काटता हूं तो अंदर मुझे ऐसा कुछ रखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया, ये जो पूरा ब्लू कलर का पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म हो गया, और जो बाउंड्री है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल वॉल वगैरह भी हो सकती है, अभी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ये एक और सेल आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको तीन चीजें मेन दिख रही हैं। एक न्यूक्लियस हो गया, एक वो पूरा पानी हो गया जिसे साइटोप्लाज्म कह रहा हूँ, एक पूरी बाउंड्री हो गई जिसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानता हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। अब दोस्तों अगर मेरे पास प्लांट सेल है तो उसके पास एक एडिशनल चीज होती है जिसे मैं बोलता हूँ सेल वॉल। वो उसे रिजिड रखती है, मूव नहीं करने देती। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शायद सेल वॉल आपको लिखा दिखेगा, ये इसके पास एडिशनल होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन भी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, यानी दोनों चीजें होंगी। यहाँ पर आप देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ है। अगर आप प्यारी प्यारी अपनी आंखों से ध्यान से देखेंगे तो सेल वॉल डार्क ग्रीन वाला पोर्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो येलो वाला पोर्शन है, यानी अंदर की तरफ आपको देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके ठीक बाहर आपको देखने को मिलता है सेल वॉल। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पाएंगे, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है सेल वॉल, और इसके अलावा ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्या आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ गया? प्लांट सेल एनिमल सेल में जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल का ही है और कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। जैसे आपने सुना होगा ना, इश्क करूं या करूं इबादत की, को ही गल है, कुछ उसी तरीके सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तीनों बातें बिल्कुल एक है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस क्या है, इनके बीच का फर्क आपको सही समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे। कई सारे डायग्राम्स हैं, सब एक ही जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है, बस फैंसी फैंसी नाम है। अब मैं जो है डेटा छापना स्टार्ट करता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एक तो इसमें पाई जाएगा सेल मेम्ब्रेन, और हो सकता है साथ में सेल वॉल भी हो। दूसरे नंबर पे न्यूक्लियस, और तीसरे नंबर पे साइटोप्लाज्म। ये तीन चीजें मेन है। जी हाँ, सैंक्रोइड पानी का गुब्बारा है, जो गुब्बारा है वो सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है, और अगर आपने उसके अंदर मान लेते हैं तो चिमकीलियां डाली हुई हैं या कुछ भी डाला हुआ है मान लेते हैं, वो जो है आपका, आप मान सकते हैं कि वो सेल ऑर्गेनेलीज है। ये है एक सेल, ये है न्यूक्लियस, और जो बचा कुचा है वो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। अब दोस्तों शुरू करते हैं एक तरफ से। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ प्यारी बातें बताता हूं। यही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन सब शब्दों के मतलब आपको भी बताए जाएंगे। और यही है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो है वो होता है ड्यू टू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। काफी सारे शब्द हैं इस पेज पे जो हमें समझने होंगे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का मतलब होता है कवरिंग, सेल की कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब दो नाम आप और देख पा रहे हैं, सेमी परमिएबल या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल चीज क्या होती है? अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी तरफ जा सकती है तो वो परमिएबल बाउंड्री है बीच की। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि उस बाउंड्री के थ्रू कुछ चीजें जा सकती हैं, कुछ चीजें नहीं जा सकती। नॉन परमिएबल का मतलब है कुछ भी नहीं जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो हवा है, मान, या आप ऐसा समझिए आप अपने घर के अंदर हैं, आप अपने घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, कोई और भी आ सकता है, ये एक परमिएबल बाउंड्री हो गई। लेकिन आपके घर का जो मेन गेट है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बिकॉज उसके अंदर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आ जाएं, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके गेस्ट। हर कोई वहां पर मुंह उठा के नहीं आ सकता। नॉन परमिएबल क्या हो गया? आपके घर की दीवारें, वहां से आप भी नहीं जा सकते, ना आपके घर वाले जा सकते, ना वहां से मेहमान आ सकते, बिकॉज वो उस हिसाब से बनी ही नहीं। कि आपको सेमी परमिएबल, नॉन परमिएबल और परमिएबल के बीच का फर्क समझ आ गया?
जहां से सब कुछ आ जा सके परमिएबल, कुछ आ जा सके सेमी परमिएबल, कुछ ना आ जा सके नॉन परमिएबल। अब इसी को सिलेक्टिवली भी कहा गया है क्योंकि दोनों एक ही बात है। सेमी परमिएबल होता ही वो है जिसमें सिलेक्टेड आइटम्स बाहर जा सके। अब सेल मेम्ब्रेन क्यों ऐसी है? क्योंकि अगर एक टिपिकल सेल में आपको बना के दिखाता हूं तो इसके अंदर क्या ग्लूकोज जा सकता है, क्या ऑक्सीजन जा सकती है, क्या पानी जा सकता है? C6H12O6। क्या इसके अंदर से CO2 निकल सकता है? लेकिन सोचो न्यूक्लियस का ही मैं ही जा रहा हूँ, या कल को लाइसोसोम का ही मैं ही जा रहा हूँ, मेरा तो ट्रांसफर हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही चला जाए, तो वो तो गलत बात हो जाएगी। यानी ये सेल की बाउंड्री अलाउ कर रही है ऑक्सीजन जैसी बेसिक चीजों को आने जाने की, बट C6H12 बट जो न्यूक्लियस है या बाकी चीजें उन्हें आने जाने नहीं दे सकती। क्या बात को आप समझ पाए? पक्का? आपको ऊपर के 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे, अब नीचे के 2 पॉइंट समझाता हूँ। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है। सबसे पहले इससे चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। एक टिपिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लेते हैं आपके घर में मंदिर है और आप पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। इस तरीके आपके घर का मैं एक मंदिर बना देता हूँ। अब मंदिर में आपने कोई पूजा पाठ वगैरह करी, कुछ इस तरीके मान लेते हैं जी, ये मंदिर बना दिया मैंने, ठीक है। अब अंदर अगर आप धूपबत्ती जलाते हैं या इन जनरल आपने कोई परफ्यूम लगाया है, कुछ भी करा है, तो क्या वो समय के साथ अपने आप ही यहाँ से बाहर की तरफ आके सब जगह नहीं फैलेगी? या आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा है तो टॉम को कैसे जो है पनीर की खुशबू आ जाती थी, इस सब तरफ फैलेगी और दूसरे कमरे में भी आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ हुआ है। ये है डिफ्यूजन। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, यानी बीच में कोई परत नहीं है। जहां पर हाई कंसेंट्रेशन है वहां से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। समझ पा रहे हैं आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? कोई परफ्यूम जो है लगा के गया है हमारे साथ से, हमें खुशबू आ जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पे परफ्यूम का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, हमारे आसपास कम है, तो उसकी बॉडी से हमारे पास तक वो खुशबू जो है इधर की तरफ आ रही है, ठीक है। कि हेयर नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, वो ऑस्मोसिस है, ठीक है। अब बात करते हैं जी ऑस्मोसिस की। द ट्रांसफर ऑफ molecules from region of higher concentration, its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable या selectively permeable membrane। नोट करिए, कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। आपने अगर कभी हलवा खाया है तो उसमें आपने देखा होगा कि किशमिश जब आप डालते हैं तो बेचारी ऐसी मरियल सी पड़ी होती है, लेकिन जब हलवा बन के तैयार होता है तो किशमिश ऐसी एकदम हो जाती है, ऐसा लगता है हम पे ही गई है, एकदम फूल जाती है वो, ऐसा आपने देखा होगा, है ना। इसी तरीके और भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप कभी बर्तन वगैरह साफ करें या फिर जो है आप कपड़े वगैरह धोएंगे तो आपकी उंगलियां जो है अभी तो फूली फूली हैं, लेकिन इसमें ऐसा रिंकल्स जैसे आ जाते हैं, आपकी उंगलियां हल्की सिकुड़ जाती है। अब पहला जो केस है वो तो केस ये है कि ये किशमिश है मान लेते हैं, इसे आपने पानी में डाला और ये फूल गई। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जो फर्क है स्प्रूस, वो मेन मेम्ब्रेन का है। डिफ्यूजन बिना मेम्ब्रेन के होता है, ऑस्मोसिस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब किशमिश ऐसे फूल गई ये तो समझ आया, लेकिन एक बात बताओ, आपने अपना हाथ जो है पानी में डाला, चीजों को ध्यान से समझना। आपकी मान लेते हैं उंगली बना देता हूं मैं, ठीक है, ये मैंने आपकी उंगली बना दी, काम चला लेना इसी से। ये आपने, इसके अंदर पानी कितना होगा आपकी उंगली के अंदर, बताओ मोटा मोटा। या आप ऐसे समझो, आप जो भी पानी होगा आपने इसे एक बाल्टी के अंदर डाला, उसमें तो बहुत सारा पानी है, तो आपकी उंगली सिकुड़ी क्यों, फूली क्यों नहीं? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? प्रेशर, डिटेल में ऐसे नहीं। कोई ऐसा है जो रेज हैंड पे आके मुझे इसे एक्सप्लेन कर सकता है? कोई भेजना चाहे भेज सकता है। कंसंट्रेशन ज्यादा है। मेरा सवाल ये है कि मैं मान लेते हैं फॉर एग्जांपल
कोई नहीं है। चल मैं अब आपको समझाता हूँ, अब आप मत भेजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप समझ रहे हैं, चीजों को समझाना अपने आप में मुश्किल काम है ना। अब मत भेजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या कहानी है, ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होना, पूरे तरीके पता होने में फर्क है। आप में से काफी सारे बच्चे सही लिख रहे हैं, मैं उसी में कुछ एडिशंस करता हूँ। मैं नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, बट मैं कुछ एडिशंस करता हूँ। देखो क्या कहानी है, अगर एक मेरे पास बकेट है, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इधर मैंने अपनी उंगली जो है इसके अंदर डाल दी, ध्यान से समझना, इधर मैंने जो है किशमिश डाल दी, किशमिश तो फूल गई, लेकिन एक उंगली सिकुड़ गई, जबकि दोनों ही केस में पानी की मात्रा ज्यादा है किशमिश और उंगली के मुकाबले। फर्क समझ पा रहे हो, पॉइंट को समझ पा रहे हो? 2 मिनट लेके डिस्कस करते हैं, मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, उंगली में भी पानी की कंसेंट्रेशन और किशमिश में पानी की कंसेंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू 100% और 90% पानी। अब उंगली सिकुड़ गई लेकिन किशमिश फूल गई, ऐसा क्यों? लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, जो मूवमेंट होता है वो किस चीज का है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। अगर मैं किशमिश को ध्यान से देखूं, तो किशमिश की जो बाउंड्री है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मैं किशमिश के अंदर देखूं तो मान लेते हैं 90% पल्प है, 10% पानी है। अगर मैं इसे एक ऐसे बीकर में डाल देता हूं जिसमें फॉर एग्जांपल 99% वाटर है, 1% सॉल्ट है फॉर एग्जांपल, तो क्या पल्प मूव कर पाएगा किशमिश से बाहर? नहीं, पल्प मूव नहीं कर सकता। क्या सॉल्ट अंदर मूव कर पाएगा? आंसर इज नो। तो मूवमेंट होगा पानी का। तो जिस चीज का मूवमेंट हो रहा है, डेफिनेशन पे गौर करिएगा जरा, इट्स इट्स ये बारीकियां बहुत सोच समझ के लिखी जाती है। मॉलिक्यूल वो जो मूव हो रहा है, अभी समझा रहा हूं, अभी पूरा नहीं समझाया शिवराज, जो मूव हो रहा है उसका कंसंट्रेशन देखा जाएगा। द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी अगर मैं किशमिश को ध्यान से देखता हूं तो किशमिश का पल्प बाहर नहीं आ सकता, किशमिश के अंदर पानी जा सकता है। तो अगर पानी मूव कर रहा है तो बताओ, अगर एक किशमिश की बाउंड्री है तो इस बाउंड्री के अंदर तो पानी 10% है, पानी बाहर की तरफ 99%, तो क्या पानी ऐसे मूव नहीं करेगा? सोचो, इस वजह से किशमिश फूल गई। लेकिन जो मैंने उंगली वाला आपसे सवाल पूछा था ना, उसमें एक छोटी सी ट्रिक थी। वो ट्रिक ये थी कि सादे पानी में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, जब बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, तो उस पानी के अंदर बहुत सारा सरफ होता है, उस वजह से गड़बड़ होती है। अगर आप उस पानी को ध्यान से देखोगे ना, तो उस पानी के अंदर सरफ की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। आप अच्छा खासा एक मुट्ठी सरफ तो डाल ही देते हो एक बाल्टी के अंदर, है ना। उस वजह से क्या होता है, अगर आप यहाँ पे और यहाँ पर फोकस करोगे ना, तो अंदर की तरफ पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, इस वजह से पानी बाहर की तरफ मूव करता है और आपकी उंगलियां इस वजह से सिकुड़ती है। क्या पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं? या ये उल्टा केस है, हम लोग इसे आमतौर पर ऐसे सोच नहीं पाते, इसी वजह से उंगलियां सिकुड़ती है। अदरवाइज आप सादे पानी में डालोगे तो ऐसा नहीं होगा। ये एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल पता होना चाहिए अपने को। अब इसी बात पे मैं 3 छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ाना चाहूंगा, ऑस्मोसिस के अंदर ही आती है वो। देखो ध्यान से समझना इसे। 3 बातें, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर सीधा पूछेगा किशमिश को या सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला क्या होगा। 3 शब्द मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइसो का मतलब होता है सेम, हाइपो का मतलब होता है लेस या लेसर, और हाइपर का मतलब होता है मोर, और टोनिक का मतलब होता है कंसेंट्रेशन। खेल खत्म, इतना सही है पूरा टॉपिक ये वाला। अगर इतना समझ गए तो आप जीत गए, कुछ भी नहीं है। पेपर आपसे पूछेगा कि अगर मैं किशमिश को इसमें डालता हूँ उसमें डालता हूँ क्या होगा। पहले आप इसे नोट करो, मैं आपको इसे हमेशा के लिए तैयार करा देता हूँ। देखो, अगर कोई चीज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है तो उसकी कंसेंट्रेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है। एग्जाम्पल के तौर पे ए इज हाइपोटोनिक देन बी, इस स्टेटमेंट का मतलब है ए हैज लेस कंसेंट्रेशन। सोच के देखो, किस चीज का कंसेंट्रेशन, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। सुमंता पढ़ाता हूं बेटा, फिलहाल कोई लाइव कोर्स नहीं है। आप इस कोर्स के अपडेट सेक्शन में जाना, वहां पे आपको एक फाइल मिलेगी इंपॉर्टेंट कोर्सेज फॉर एसएससी एग्जाम्स के नाम की, उसे डाउनलोड करना। उसके अंदर आपको स्टैटिक जीके का कोर्स मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके उसे देख लेना, काफी काम का कोर्स है। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी इज हाइपरटोनिक देन ए? थोड़ा समझ लेना इसे, दोनों बातें सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों बातों में।
समझ पा रहे? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक रिलेटिव शब्द है। मेरे नंबर आपसे कम है, इसका मतलब आपके नंबर मुझसे ज्यादा है, एक ही बात है। अब मैं आपको समझाता हूं। आइसोटोनिक में नो चेंज, हाइपरटोनिक में श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट। अभी समझाऊंगा क्यों। पहले पेपर ओरिएंटेड डेटा तैयार करते हैं। हाइपोटोनिक में स्वेल, हाइपर हाइपो नहीं समझ आया प्रिया, मैं आपको समझाता हूँ बेटा। कभी आपने देखा है ना, कभी छोटी सी बात पे कोई गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं अरे हाइपर क्यों हो रहे हो इतनी सी बात पे। मम्मी को, हम पापा को ऐसे ही कहते हैं अरे इतनी सी बात पे हाइपर होने की तो कोई नीड नहीं है। हमने उस लाइन के अंदर हाइपर शब्द ऐसे यूज करा कि जरूरत से ज्यादा एक्ट करने की नीड नहीं है। हाइपर शब्द कहीं पर भी दिख जाए तो जरूरत से ज्यादा, जैसे कि हाइपर टेंशन का मतलब होता है बीपी बढ़ जाना, हाइपो उससे बेचारा उल्टा है। हाइपरटोनिक वो चीज हो गई जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइपोटोनिक वो हो गया जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। पहले आप इसे नोट करिए, फिर अगले पेज पे समझाता हूं कहानी। नोट करा जी? चलो, अब सोचो किशमिश है मेरे पास, रेजिन है किशमिश, इसके अंदर 90% पल्प है, 10% वाटर है। इसे मैं बीकर नंबर ए में डालता हूं जिसके अंदर 90% सॉल्ट है, 10% वाटर है। तो क्या होगा आप ही बताओ मुझे। मूव करेगा पानी, तो पानी का परसेंटेज देखना है बस, जो मूव करेगा सिर्फ उसका परसेंटेज देखो। क्या आप कह सकते हो नो चेंज, क्योंकि आइसोटोनिक है। मैं फिर कह रहा हूँ सॉल्ट है, शुगर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी मूव कर रहा है, पानी की कंसंट्रेशन देखो, बात करा। इसी को अगर मैं बीकर नंबर बी में डाल दूं जिसके अंदर 80% सॉल्ट है और 20% वाटर है, तो क्या होगा? नहीं, स्वेल या श्रिंक, अब निशांत ये बताना है। स्वेल, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये बी इज हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक, समझ गए ना? क्यों नहीं, हाइपर नहीं है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है ना। आज कंफ्यूज हो गए, पेपर में आराम रहेगा, चिंता मत करो, आज जितना कंफ्यूज होना है खुलो। तीसरा केस, 80% वाटर और 20% सॉल्ट, बताओ अब क्या होगा? सी कंटेनर, स्वेल या श्रिंक? श्रिंक, वेरी गुड, स्वेल। ट्रिक क्वेश्चन था, सोचो। सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा कैसे मनीषा, आई वॉन्ट यू टू थिंक, सोचो। दीपक बेटा, कल की क्लास में आप मुझे मिलना, अब तो आप काफी लेट हो गए हैं, मुझे आप कल की क्लास में करीब 10:30 बजे के पास, 10:30 के आसपास आके आप मिलना, डिटेल में मुझे ब्रेकअप देना अपने स्कोर का। समझ गए ना? आपको लगा तीसरे में श्रिंक की लिख देंगे सर, ना ना ना। चौथे केस में 1% पानी है तो ये श्रिंक कर देगा, ये हाइपरटोनिक हो गया। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा शुभराज, देखो सिंपल भाषा में समझो शुभराज। अगर मैं एक किशमिश को लेता हूं और बिल्कुल 100% पानी में डाल देता हूं तो क्या वो फूलेगी? क्योंकि पानी हाइपोटोनिक है। बी और सी विशाल सेम है, वो ट्रिक क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 10% से 20% भी ज्यादा है, 80% भी ज्यादा है। समझ पा रहे हैं? इसलिए पहले ये नोट्स बनवाए हैं कि अगर आप फंस भी जाओ ना तो आपको दिक्कत ना हो। अब आप आराम से एक बार इसे इमेजिन करो। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक बीकर है जिसमें मैंने किशमिश डाल दी है, बेचारी गरीब सी किशमिश, परेशान सी, जिसमें 10% वाटर है। अगर इसमें पानी 100% होगा तो ये फूलेगी, 90% होगा तो भी फूलेगी, 80 होगा तो भी फूलेगी, 70-80 जो भी होगा फूलेगी। अगर 10 होगा तो कुछ नहीं होगा, 9 होगा तो श्रिंक होगी, 8 होगा तो श्रिंक होगी, 0 होगा तो श्रिंक होगी। यानी जो मूव हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन अपने को देखनी है, बिकॉज ऑफ दिस इट्स इन डेफिनेशन। ये जो इट्स लगाया गया है, सारा खेल इट्स का है कि जो मूव हो रहा है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। क्या यहाँ तक की पॉइंट आपको समझ आ गए सारे? हाइपोटोनिक के अंदर वो स्वेल होगा,
देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ। मैंने बेसिक्स आपको पूरे बता दिए हैं इसके। मेहनास जब हम हाइपर हाइपो देखते हैं ना, तो बेटा सॉल्ट की कंसंट्रेशन से देखते हैं। आई अंडरस्टैंड ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि कभी तो मैं वाटर के पर्सपेक्टिव पे कह रहा हूँ, कभी मैं उसके पर्सपेक्टिव पे कह रहा हूँ, बट दिस इज द वे इट इज डिफाइंड, ऐसे ही डिफाइन करा गया है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम हाइपो हाइपर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे होता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है। आप आराम से फुर्सत से चीज़ों को पढ़ के आइएगा अगली क्लास में। और अब जो डाउट्स हैं मैं वो देख लेता हूँ। आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू। गुड नाइट।